नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 27 फरवरी दिन रविवार उत्तर प्रदेश चुनाव का 5वां चरण भी संपन्न हो गया, लेकिन अफसोस कि मतदान प्रतिशत कम रहा। अब तक जितने भी चरण हुए हैं, सबसे कम मतदान अगर हुआ है तो 5वें चरण में हुआ है, जो आज वोटिंग हुई है। लगभग 55% मतदान हुआ है और यह बहुत कम है 2017 की अपेक्षा। लेकिन हार और जीत का फैसला तो इन्हीं मतों के आधार पर होना है और देखना है कि किस पार्टी को बहुमत मिलता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी शुरू से ही गेन करती आ रही है। पहले चरण से ही उसके वोट प्रतिशत बढ़ते रहे हैं और उसे जन समर्थन मिलता रहा है। दूसरे चरण में भी गन्ना किसानों का क्षेत्र था और किसान आंदोलन पूरे साल भर चलता रहा है, उसका भी फायदा उन्हें मिला है। हालांकि किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव में मिला था, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को। लेकिन जीत का वो सिलसिला थमा नहीं है और 5वें चरण में भी अवध के क्षेत्र में भी समाजवादी पार्टी बढ़त की ओर बताई जा रही है। हालांकि हमारी अपनी समीक्षा के अनुसार, विश्लेषण के अनुसार यह मानना है कि 5वां चरण पहले चरण की अपेक्षा कमजोर प्रतीत होता है, क्योंकि अवध क्षेत्र में पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां, दलित समाज के लोग अधिक हैं और इनमें अति पिछड़ी जातियों में और दलित समाज के पासी समुदाय में, कोरी समुदाय में भारतीय जनता पार्टी की भी पकड़ है। और यह पकड़ 2017 में तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अति पिछड़ी जातियां का एक बड़ा तबका है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। मैंने देखा कि कई यूट्यूब चैनल सर्वे कर रहे थे, लोग एग्जिट पोल की तरह काम कर रहे थे। कोई निकल करके आ रहा है या वोट देने जा रहा है तो उससे पूछताछ कर रहे थे कि किसका पलड़ा भारी है, किसको वोट दिया आपने। तो ऐसे में देखने में आया कि इलाहाबाद दक्षिण की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बनी हुई है पहले की तरह। इसी तरह से इलाहाबाद उत्तरी क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है और फाफा मऊ का इलाका, जो फाफा मऊ विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर भी देखने में आया है कि गुरु प्रसाद मौर्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पहले बहुजन समाज पार्टी 2007 में के विधायक रहे हैं उस क्षेत्र से, बताया जा रहा है कि उनकी भी पकड़ बनी हुई है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है और निश्चित रूप से उसे अन्य 4 चरणों की अपेक्षा 5वें चरण में संतोषजनक सीट मिल सकती है। लेकिन यह कहें कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ देगी या समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीट पाएगी, अतिशयोक्ति होगी, गलत होगा। तो सिराथू में भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उनका गृह क्षेत्र है, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी हालत पतली बताई जा रही है। और देखने में भी आ रहा है, जो एग्जिट पोल हुए हैं उनमें भी देखने में आ रहा है कि उनकी वहां पर हार हो सकती है। आपको याद होना चाहिए कि केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, जिन्हें विपक्ष के लोग खास करके अखिलेश यादव स्टूल मंत्री कहते हैं, अपने क्षेत्र में जब वो गए थे कुछ समय पहले तो उनका खदेड़ा हुआ था और किसी और समुदाय के लोग नहीं, किसी और जाति के लोग नहीं, बल्कि मौर्य समाज के लोगों ने ही उनको खदेड़ा था। और खदेड़ने का यह सिलसिला अंत तक खत्म नहीं हुआ है। इलेक्शन होने के कुछ समय पहले उनके बेटे चुनाव प्रचार करने के लिए निकले हुए थे, उन्हें भी खदेड़ा गया, उनके समर्थकों को खदेड़ा गया। आरएसएस के जो प्रचारक सिराथू में पूरा दम लगाए हुए थे, उन्हें भी खदेड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी कह तो रही है कि योगी को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगर जीत होती है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अंदर खाने से सुनने में यह आता है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य सिराथू की सीट जीत लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में जीत होती है तो अगले मुख्यमंत्री के रूप में केशव मौर्य को अवसर दिया जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सिराथू क्षेत्र की जनता कह रही है। सिराथू क्षेत्र की जनता में यह प्रचारित किया जा रहा है कि आप सिर्फ विधायक नहीं चुन रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। अगर हम जीतते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जीतते हैं, तो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार और गृह मंत्री शाह के और प्रधानमंत्री मोदी के चहेते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि योगी को अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और पहले की तरह ये शक्तिशाली होते ही जाएंगे, तो एक दिन पीएम पद के उम्मीदवार के लिए भी मोदी की जगह, मोदी का विकल्प प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये बात आज से नहीं कही जा रही है, 2-3 साल पहले से ही कही जा रही है कि अगले प्रधानमंत्री योगी होंगे। और अगर इसीलिए उन्हें अयोध्या से भी हटाया गया, क्योंकि अयोध्या में अगर उनकी जीत होती तो हिंदुत्व का ब्रांड बन जाते, हिंदुत्व का मुख्य चेहरा बन जाते और उनका कट्टरपंथी हिंदुत्व मोदी के कद से कहीं बड़ा हो जाता। और मोदी भी नहीं चाहते हैं कि उनसे बड़ा कद किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का हो, और शाह भी नहीं चाहते हैं। शाह पार्टी में नंबर 2 पर बने रहना चाहते हैं और पार्टी में 2 नंबर पर योगी को कतई नहीं देखना चाहते। तो इस तरह से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुगलबंदी क्या कहती है ये तो वही जाने, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वे बयान देते हैं कि अगले मुख्यमंत्री योगी होंगे, लेकिन अंदर खाने से सुनने में जो आता है और केशव प्रसाद मौर्य के लोगों से जो बातें सुनने में आती है और मीडिया के कुछ चैनलों से जो बातें सुनने में आती है, उससे यही लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य को भी मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करने की पूरी योजना बनाई गई है। और इस योजना से ऐसा नहीं है कि योगी और आरएसएस बेखबर हो, उन्हें भी खबर है, लेकिन अभी पार्टी में एकता बनी हुई है और यह एकता हमें लगता है कि 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो वो खत्म हो जाएगी। और अगर पार्टी की हार होती है तो पार्टी में एक बहुत बड़ा महाभारत छिड़ जाएगा। तो साथियों, आज के चुनाव में की खास बात यह रही कि लगभग 55% वोट हुए और 292 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। अब लगभग 1/4 बचा रह गया है, 1/4 सीटें बची रह गई है 6ठे और 7वें दौर के चुनाव के लिए। तो लगभग आधे से काफी ज्यादा चुनाव संपन्न हो गया है
और हार जीत का फैसला कहिए तो अब इन्हीं 5 चरणों के चुनाव के आधार पर होना है। और जिसकी इन आने वाले 2 चरणों में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई चमत्कार नहीं करती है, कोई राष्ट्रवाद या कोई ऐसा बम नहीं फोड़ती है, ब्रह्मास्त्र नहीं चलाती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हार होने जा रही है और रातों रात समीकरण बदलने की उम्मीदें अब बहुत कम लग रही हैं। पूर्वांचल में हम तो समझते हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी का पुराना रिश्ता है और आजमगढ़ के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, इवन वाराणसी तक, इनके गठबंधन दलों की वहां पर अच्छी पकड़ है और ज्यादातर यहां पर ओबीसी मतदाता हैं। ओबीसी मतदाता लगभग 54% तक पूर्वांचल में पाए जाते हैं। 54% तक तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या, इनका अनुपात कहीं ज्यादा है। लेकिन 54% मानने के लिए न तो गोदी मीडिया तैयार है और न पक्ष न विपक्ष कोई भी मानने को तैयार नहीं है। सवर्णवादी शक्तियां हर पार्टियों में हावी हैं और वे पार्टियां कतई नहीं ये दिखाना चाहती हैं कि ओबीसी का कद इतना बड़ा है। आपको याद होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि 1931 में जब जनगणना कराई गई थी तो जातीय जनगणना अंग्रेजों ने कराई थी और उस समय पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में ओबीसी की जनसंख्या 54% थी। तो उस समय से लेकर के अब तक निश्चित रूप से ओबीसी की जनगणना बढ़ी होगी, संख्या बढ़ी होगी, घटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया और भी जितने पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, सब यही मान के चलते हैं कि 40 से 45% तक ओबीसी वोटर हैं। और भारतीय जनता पार्टी की हार का अगर सबसे बड़ा कोई कारण होगा तो ओबीसी फैक्टर ही होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कभी कहा था कि वो भी ओबीसी हैं और अपना नाम भी उन्होंने गुजरात में अपने वोटर लिस्ट में डलवा दिया था ओबीसी के रूप में। उसके पहले वे एक बनिया के रूप में उच्च जाति में आते थे। लेकिन इन्हें झूठ बोलना या झूठ फरेब करना कितना आता है, इससे पूरा देश वाकिफ है, पूरा देश जानता है कि इन्होंने पढ़ाई लिखाई तो कितना की है वो किसी को नहीं पता है। लेकिन एक यूट्यूब चैनल पर जिसपे कि राजीव शुक्ला इंटरव्यू ले रहे थे, उस समय बताया था, उस समय इनकी उम्र 55 साल से कम नहीं रही होगी। इवन इनके मुख्यमंत्री बनने के तुरंत पहले का ही वो वीडियो है। उन्होंने बताया था कि मैंने 10वीं तक पढ़ा है, 10वीं के बाद मैंने संन्यास ले लिया था। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनकी योग्यता पर और इनकी शैक्षिक योग्यता पर जब सवाल उठते हैं तो प्रधानमंत्री की तरफ से राजनाथ सिंह और उस समय के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाते हैं। और डिग्री दिखाने का काम अगर किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी है। और जो प्रमाण दिखा रहे थे, अगर उस प्रमाण के तह में जाया जाए और उसकी जांच पड़ताल निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए तो निश्चित रूप से उनका फाल्ट ये पकड़ में आ सकता है। लेकिन किसी को क्या मतलब, वो कुछ भी पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन है तो वो प्रधानमंत्री ही और प्रधानमंत्री पद का सम्मान किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी व्यक्ति के रूप में भले ही तिरस्कार करने के योग्य हैं, लेकिन भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को बनाए रखना हम भारतवासियों का काम है और कोई भी इस तरह के सवाल उठाना शायद वाजिब नहीं है। फिलहाल अब देखना है कि अगले चरण में क्या होता है और ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन ज्यादा उम्मीद यही लग रही है कि जिस तरह से 5 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पीछे और समाजवादी पार्टी आगे रही है, अपना वह क्रम और अपना वह सिलसिला समाजवादी पार्टी बनाए रखेगी। हम तो ये भी कहते हैं
कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना बेल्ट में किसान आंदोलन की वजह से निश्चित रूप से, जिसे कि गोदी मीडिया और पक्ष विपक्ष सब मानते हैं कि भारी जीत होने जा रही है जयंत चौधरी और अखिलेश की, और वही अनुपात इनका पूर्वांचल में भी है। किसान आंदोलन का तो बहुत असर नहीं है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहां का जो जातीय गणित है, इन्होंने जिस तरह से अपने गठबंधन को मजबूत किया है और इनके गठबंधन की जिस तरह से पकड़ है पूर्वांचल में, वैसी पकड़ अवध में या और किसी भी क्षेत्र में नहीं है। पूर्वांचल में से ही आजमगढ़ से अखिलेश यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और थे, और वहां पर इनकी अच्छी पकड़ है और इनके गठबंधन की भी पकड़ है। इसलिए पूर्वांचल और पूर्वांचल के लोगों की विकास में जितनी उपेक्षा हुई है और वहां के लोगों को जितना ठोंका गया है, ठोंक दो की राजनीति को जिस रूप में अंजाम दिया गया है, वहां के ब्राह्मण भी जो कि भारतीय जनता पार्टी के कट्टर वोटर हुआ करते थे, कट्टर समर्थक हुआ करते थे, वहां के ब्राह्मण भी एक मुश्त समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। मुसलमान वोट, यादव वोट, ये तो 100% समाजवादी पार्टी के नाम हैं। अब रही पिछड़ी जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों और दलितों के वोट, तो मायावती के निष्क्रिय होने के बाद, मायावती के घर में बैठने के बाद, मायावती को के शिथिल होने के बाद उनका जो जनाधार 21-22% वोट तक रहा है, उसमें कमी आई है। अब उनके साथ सिर्फ 9-10% जाटो वोट रह गए हैं, बाकी कोरी वोट, चमार वोट, पासी वोट छिटक गए हैं, और उसमें से अधिकांश जो कि फ्लोटिंग वोट में आते हैं समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं, और ये फ्लोटिंग वोट ही निर्धारित करते हैं कि किसकी जीत होनी है और किसकी हार होनी है। तो पूर्वांचल में मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम भी अखिलेश ने किया है और पिछड़ी जातियों को भी साधा है। इसलिए हमें लगता है कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को पश्चिम की तरह ही सफलता मिलेगी। अब बाकी तो 10 मार्च को पता चलेगा कि किस क्षेत्र में कितनी सीटें मिली हैं और पार्टी को कुल कितनी सीटें मिलती हैं, सरकार बन रही है या बनने से कुछ सीटें पीछे रहेगी, या भारी सफलता मिलती है, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है। कुछ भी हो सकता है, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। और जो अंदाजा लगाया जा रहा है उसमें यही है कि शहरी क्षेत्र में मतदान कम हो रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में ही भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र साहिबाबाद, जो गाजियाबाद में पड़ता है, और उसी क्षेत्र में हम भी रहते हैं, 45-46% वोट पड़ा है यहां पर कुल। इतना कम वोट कहीं भी नहीं पड़ा है किसी भी क्षेत्र में। और यह पूरा शहरी क्षेत्र है, खाते पीते लोग रहते हैं, नौकरी व्यापार करने वाले लोग रहते हैं, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के जीतने न जीतने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए यहां के मतदाता शिथिल हैं, और अभी तक तो हमें लगता था कि यहां से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है, लेकिन जैसा कि क्षेत्र के लोग बता रहे हैं, साहिबाबाद विधानसभा के लोग बता रहे हैं, उसके आधार पर तो लगता है कि बराबरी के आसपास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वोट देने के लिए निकले नहीं हैं, और जो ज्यादातर जो वोट पड़े हैं वे सब अखिलेश के समर्थकों के वोट पड़े हैं। और ऐसी बात नहीं है कि इस क्षेत्र में सिर्फ ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया ही हो, सारी जातियों के लोग हैं, जाट भी हैं, गुर्जर भी हैं, ओबीसी के भी
लोग अच्छी खासी तादाद में हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वोटर समर्थक शिथिल पड़ गए और बाकी अखिलेश यादव के समर्थक वोट देने गए। अगर अखिलेश यादव को ज्यादा वोट पड़ा होगा तो निश्चित रूप से साहिबाबाद भी अखिलेश के नाम जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान बेल्ट है, जहां पर मुस्लिम जाट इकट्ठा हो गए हैं, पहले कभी नहीं इकट्ठा हुए हैं, हमेशा इनका ध्रुवीकरण करके मुसलमान को जाटों से लड़ा करके दंगे फसाद करा करके भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। लेकिन अब उसका किसान आंदोलन के बाद ये सब रुतबा खत्म हो गया है और अब कभी भारतीय जनता पार्टी को किसान माफ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि किसानों के साथ धोखा हुआ है, गद्दारी की है, वादा खिलाफी की है मोदी सरकार ने। तो देखिए आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश चुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल अभी तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार समाजवादियों की और पिछड़ों की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।